चलो, तो आज बात करते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल में। तो पहले इसमें पॉइंट था, एक था आपका लिस्टेड कंपनी। तो एज पर द क्या होता है, आइए टाइम वेस्ट करते हैं। एज पर द डेफिनेशन गिवन द सेक्शन 252 ऑफ द कंपनी एक्ट 13, इट इज अ कंपनी व्हिच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। आप जान रहे हैं इसमें सारे क्या होता है, बीएसई एनएससी जो स्टॉक एक्सचेंज हमारे मार्केट चल रहे हैं, तो इसी स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो जाए, वो उसका कोई सिक्योरिटी क्या होता है होना चाहिए, विच है एनी ऑफ दिस सिक्योरिटी, कोई भी शेयर डिबेंचर कुछ क्या इनका हो लिस्ट होना चाहिए इनका इस स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में। तो क्या बन जाएंगे, वो कहेंगे हम वो लिस्टेड कंपनी है। बाद में फिर प्रोवाइड किया गया, प्रोवाइडेड ऑफ सच क्लास ऑफ द कंपनी व्हिच हैव लिस्टेड फॉर intended to list such class of security as may be prescribed in the consultation with the Security and Exchange Board of India shall not be considered as a listed company। क्या बोल दिया, जो may be prescribed in the consultation with the Securities and Exchange Board shall not be considered as a listed company, नहीं मानते हैं। बाद में प्रोवाइड कर दिया गया था कि अगर मान लो लिस्टेड और इंटेंड टू लिस्ट सच क्लास ऑफ सिक्योरिटी एज बी प्रेस्क्राइब, मैं जिन लोगों को प्रेस्क्राइब कर दिया गया है उन लोगों को उनको करना पड़ेगा, और इसको नहीं कराएंगे अगर तो इससे लिस्टेड कंपनी नहीं माने जाएंगे। वेयर एज द वर्ड सिक्योरिटी एज पर द सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, तो बता रहा है कंपनी एक्ट 2030 के तहत हैज बीन असाइंड द सेम मीनिंग एज डिफाइंड द क्लॉज एस ऑफ 2 सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट डिवीजन एक्ट बताया गया है। वही मतलब शेयर डिवेंचर क्या होते हैं, सब सिक्योरिटी बोले जाते हैं उसमें, कुछ ही उसमें आपको इसमें सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया था आपको। अब अगला एग्जांपल तो क्या करा आपसे, करा है स्कैन स्टील लॉट्स लिमिटेड इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी whose share are listed in the stock exchange कोलकाता, and स्कैन स्टील लिमिटेड is a listed company। क्योंकि इन्हें क्या है, स्टॉक से मार्केट में अगर लिस्टेड है तो क्या माना जाएगा, लिस्टेड कंपनी माना जाएगा। द रीजन फॉर कॉलिंग इट लिस्टेड बिकॉज द कंपनी and the stock exchange have signed listed agreement for the trading and sale of capital market। लेकिन मार्केट में क्या किया इन्होंने, शेयर साइन किया हुआ है, इनका कैपिटल इनका शेयर कैपिटल शेयर्स मार्केट में ट्रेडिंग किए जाएंगे, परचेज किए जाएंगे। क्योंकि ट्रेडिंग करना होता है तो हम स्टॉक से मार्केट से ट्रेड करते हैं, डायरेक्ट कंपनी से हम लोग कुछ नहीं करते हैं, थ्रू डीमैट हम करते हैं ना, इसलिए लिस्टिंग कंपनी रहती है तभी कर पाते हैं हम लोग। ये कहा जाएगा आपका लिस्टेड कंपनी है। सीधी सी बात, जो कंपनी स्टॉक से मार्केट में लिस्टेड है उसको क्या बोलेंगे, लिस्टेड कंपनी बोलेंगे। अब बात करते हैं हम लोग अनलिस्टेड की। अनलिस्टेड मींस कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी, जो कंपनी लिस्टेड नहीं है अदर है वो क्या मान लो उसको हम अनलिस्टेड कहेंगे। जो लिस्ट हो गया वो लिस्टेड, जो लिस्ट नहीं हुआ वो क्या हो जाएगा, अनलिस्टेड कंपनी माना जाएगा आपके लिए। तो अदर कंपनी क्या होता है भाई, देख लेते हैं अदर कंपनी क्या कंपनी आती है आपकी। अदर कंपनी क्या आती है, देखो गवर्नमेंट कंपनी आती है। गवर्नमेंट कंपनी बारे में बताया गया आपसे, गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी इन विच not less than 51% of the paid capital is held by, कौन कौन हेल्ड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, देखो लिखा ना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और पार्टली अब देखो होता है मतलब कि कोई भी या तो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हो 100% या फिर कोई पब्लिक कंपनी है जिसका 51% शेयर कम से कम किसके पास है, गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखा है। ठीक है ना, गवर्नमेंट लिया है, चाहे इस बात जानते हैं होल्डिंग बन जाएगी उसका मतलब, तो कहेंगे अगर गवर्नमेंट ले लिया है तो कंपनी क्या मानी जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। तो उसके बाद अधिकार क्या हो गया, गवर्नमेंट पैसा लग गया, 51% गवर्नमेंट का हो गया तो गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। अभी मिनिमम 51 है, उसके ऊपर अगर आप 70 80 90 भी करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 51 कम से कम होना चाहिए यहाँ पर, तब क्या कह जाएंगे आप, गवर्नमेंट कंपनी का। और अगर बस शेयर होल्ड कौन करेगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करे या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट है होल्ड करे, या दोनों मिलकर होल्ड कर ले किसी कंपनी का, डबल इंजन की सरकार मिल के भी क्या कर लेगा, होल्ड कर ले, तो भी क्या हो जाएगा आपके, उसमें आपकी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। मैं मान लिया जाए कि 40% ले लिया मोदी सरकार ने और 20% ले लिया योगी सरकार ने, कितना हो गया, अलग अलग तो 40 है और 20 है, लेकिन मिला कितना हो गया, 60 हो गया। तो क्या वो कंपनी कही जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी नहीं कही जाएगी, बिल्कुल कही जाएगी, क्योंकि खाली 40% लिया था गवर्नमेंट नहीं मनाएगा, खाली भी इसमें नहीं मनाएगा, लेकिन क्योंकि दोनों गवर्नमेंट है मिला के देखा जाएगा, पार्टी पार्टी मिला के देखेंगे। अच्छा 40% सेंट्रल गवर्नमेंट पास है, ऐसी कंपनी का 20% स्टेट गवर्नमेंट पास है, पासली भी है कोई बात नहीं, उसको मिला चेक करो 60 हो गया, 60 मतलब कि अब क्या मानी गई है, हाँ 50 बार हो गया है, अभी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। जरूरी नहीं कि सिंगल, दोनों लोग मिलकर भी ले लेंगे अगर दोनों गवर्नमेंट, तभी क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। बात समझ में आ गया आप लोगों को, विस्तार जी बोलिए, क्लियर है, हेलो
वैसे यहाँ पर इसमें दिया हुआ है। अब ये डायग्राम बता दिया है। अब आप करते हैं बात हमको ईसा, सुन पा रही समझ पा रही हो, क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग फॉरेन कंपनी की कि भैया फॉरेन कंपनी कौन है। फॉरेन कंपनी सेक्शन 242 कहता है इट मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच, यानी ऐसी कंपनी क्या है जो इंडिया से क्या है आउटसाइड इनकॉर्पोरेट की गई हो। ऐसी बात है, फॉरेन हो गया भाई, विदेश की कंपनी है, विदेश के लोग हैं, विदेश में क्या किए हैं इनकॉर्पोरेट किए हैं, ऐसी बात क्या हो विदेशी कंपनी कहेंगे उसको, हिंदी कहाँ कहेंगे हम। जो कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट होगी विदेश कही जाएगी। ये जो कंपनी इंडिया आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट की गई है तो क्या हो जाएगी विच एज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर इटसेल्फ थ्रू और एजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड पर, यानी क्या हो जाए कि देखो कोई ऐसी कंपनी जो इसका इनकॉर्पोरेशन तो क्या हुआ है फॉरेन में हुआ हो, लेकिन उसका क्या है उसका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है इंडिया में है। बहुत सी फॉरेन कंपनी इंडिया में है लेकिन उसकी कमांडिंग कंट्रोलिंग कहाँ से हो रहा है, अपने फॉरेन से ही कर रहे हैं, विदेश से ही कर रहे हैं। ये कंपनी क्या बोलोगे विदेशी कंपनी है। भले वह यहाँ पर क्या हुआ, भले इंडिया में बिजनेस कर रही है तो क्या हुआ, लेकिन कहाँ की कंपनी है, और बहुत सी कंपनी फॉरेन कंपनी इंडिया में है, ये बहुत सा है। इसका मतलब क्या हो गया, क्या बोलेंगे इसको, ये फॉरेन कंपनी है और उसकी कंट्रोलिंग कमांडिंग कहाँ से हो रही है फॉरेन से हो रही है। भले ऑनलाइन मोड से इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। आजकल तो सिस्टम जमाना है कैमरे का है, सब कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी लगा हुआ है, कंट्रोलिंग कमांडिंग क्या हो रही है फॉरेन से हो रही है, वो देख रहे हैं वहां से कंट्रोल कमांडिंग किए हुए हैं। इसका मतलब भले इंडिया में है बट कमांडिंग कहाँ से है फॉरेन से, क्या मानी जाएगी इसको फॉरेन कंपनी कहेंगे। और कंडक्ट एनी बिजनेस इन इंडिया यानी अदर में किसी मैनर भी करेगा, अगर बिजनेस इंडिया में करता है लेकिन इनकॉर्पोरेशन उसका बाहर हुआ है, ऐसी कंपनी बोलेंगे ये फॉरेन कंपनी है। ठीक है, अब आप फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विथ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, अच्छा सेक्शन 8 कंपनी जो पीछे बार हुआ, इस पॉइंट को अच्छे से हाइलाइट करिए। जो सेक्शन 8 कंपनी है ना यहाँ, इसको अच्छे से हाइलाइट कर लो। ये सेक्शन 8 कंपनी के बारे में आप जान लीजिए, इसके पहले भी आया था और आगे भी जब ना पढ़ेंगे हम लोग तो बार बार ये परेशान करेगा, हर जगह लिख देगा सेक्शन 8 कंपनी में लगा हुआ है नहीं है। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि सेक्शन 8 में कौन सी कंपनी आती है। ये हमेशा बस ये आपसे हमेशा बोलेगा सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। तो यू शुड नो वेरी वेल कि सेक्शन 8 में कौन कंपनी आता है। आप क्या बोलेंगे, कंपनी विथ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। ऐसी कंपनी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट की आती है उसको क्या बोलते हैं, वो सेक्शन 8 में आता है। ठीक है ना, ये आपको अच्छे ध्यान रखे रहिएगा। क्यों ईसा जी, सुन पा रही है, समझ पा रही है, देख पा रही है कि नहीं, सब कुछ हो पा रहा है। हाँ। तो इसके बाद आप फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी है 32 ईसा नहीं बोली, इस्टा नहीं बोली, सबसे बोले हम तो नाम लिए कोई बोला नहीं। सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट डील विद द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी विच आर फाउंड टू क्या प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। तो उद्देश्य क्या है, चैरिटेबल का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रीजनल चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, किसी भी सेक्टर में हो। ठीक है, सच कंपनी इंटेंड टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इन प्रमोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कंपनी प्रॉफिट होगी उसको उद्देश्य में लगा देंगे। भाई इनका उद्देश्य क्या है, चैरिटेबल उद्देश्य है इनका, जो कुछ अर्न भी करेंगे तो उसी के भले के लिए लगा देंगे, खर्च कर देंगे, भले ले जाएंगे। हाँ हाँ, और प्रोवाइडिंग द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड और इट्स मेंबर, यानी ये जो भी अपने मेंबर्स को कोई डिविडेंड नहीं देंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, जितने भी सेक्शन वाले कंपनी होते हैं चैरिटेबल के होते हैं, जो प्रॉफिट कमा भी लेते हैं तो वो अपने पर वही उसके भले के लिए, चैरिटेबल के लिए, चैरिटी के लिए खर्च कर देते हैं। उसको प्रॉफिट तौर पर बांटेंगे नहीं, डिविडेंड तौर पर बांटेंगे नहीं। जो उनका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्ट क्या है उनका, चैरिटेबल पर्पस है। यूज में पैसा जो अर्निंग हुई कहाँ जाएगी, यूज उसका चैरिटेबल में यूज जाएगा, उसका डिविडेंड बटेगा नहीं, क्योंकि मेंबर्स को उद्देश्य ही था कि प्रॉफिट कमाना है, उनका सेवा भाव उद्देश्य था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और एग्जांपल क्या दिया है सेक्शन कंपनी का, ये भी नोट कर लीजिए आप। ये सब क्या है आपके सेक्शन कंपनी एग्जांपल्स हैं, FICSI, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपके इनका उद्देश्य क्या है, सिर्फ और सिर्फ चैरिटेबल पर्पस इनका होता है, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता इनका। लेकिन कंपनी है कुछ अर्न करते हैं किस पर्पस अपने एक्टिविटी से, तो प्रॉफिट भी बांटेंगे नहीं, डिविडेंड बांटेंगे नहीं अपने मेंबर्स में, बल्कि इसको उसी पर्पस अपने ऑब्जेक्ट में, उद्देश्य में यूज कर लेंगे। ठीक है, अब आ रहा है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू द लाइसेंस। भाई सब लोग कहेगा भैया हम भी बनेंगे सेवा भाव में, हम भी बनेंगे चैरिटी पर्पस, हम भी बनेंगे चैरिटी पर्पस के लिए। अब भले वो नाम ले चैरिटी पर्पस के नाम से रजिस्ट्रेशन करा लें, इनकॉर्पोरेशन करा लें, करे कुछ और, लेकिन नहीं, तो पावर गवर्नमेंट दिया गया है कि सेक्शन 8 अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एज अ कंपनी विथ लिमिटेड लायबिलिटी विदाउट द एडिशन ऑफ वर्ड लिमिटेड, ठीक है, और प्राइवेट लिमिटेड टू इट्स नेम
by using license on such condition if it deems fit। इसका समझे? इसका मतलब क्या होता है कि डीम फिट मतलब कि एज इट डीम फिट, मतलब अगर जैसा उसको सही लगे, अगर सही लगता है, सही मानता है कि आपका अगर सब कुछ सही लग रहा है, आप फ्रॉड नहीं करेंगे, अच्छा सब कुछ लग रहा है, तो आपको उस कंपनी का लाइसेंस दे दिया जाएगा। और आपको अब जो कंपनी सेक्शन 8 में लाइसेंस मिली, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर है देगा, उसको अगर सही लगेगा लाइसेंस इशू करेगा, और जब इशू करेगा तो उस कंपनियों को लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आ रही है? चलिए, एक तो ऐसी कंपनी जो स्टेशनरी कंपनी होती है, उनको क्या नहीं समझ, बताओ, वापस आ जाते हैं। सेक्शन 8 वाली कंपनी, सेक्शन 8 वाली कंपनी को मान लेते हैं कि किसी भी पर्सन को या एसोसिएशन पर्सन को, ग्रुप ऑफ पर्सन को, कोई भी कंपनी को अगर आप सेक्शन 8 के तहत अपना इनकॉर्पोरेशन कराना चाहते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि उसको सारी जांच पड़ताल कर ले। अगर उसको लगता है हाल इज एट इज डीम फिट, उसको सब कुछ फिट लगता है, सब कुछ सही लगता है, तब उसको लाइसेंस दे सकता है कि वो ठीक है, सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड हो जाएगा वो। और जो कंपनी सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड होगा उसके लिमिटेड लायबिलिटी ग्रुप में होगा, और उसको अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की कोई जरूरत नहीं। ये बताया इसमें। और बोलो, अभी भी नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। चलिए, पावर किसको दिया गया है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को इनका कोई प्रोजेक्ट नहीं समझ में आता है, फिट नहीं लगता है, तो मना भी कर देगा, लाइसेंस देगा ही नहीं, इनकॉर्पोरेशन करेगा ही नहीं, ठीक है ना? तो आप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पूरा पावर किसको मिल गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट मिल गया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, उसको लगता है एज इज फिट तो देगा, लाइसेंस नहीं बंद कर चाहेगा नहीं करेगा, नहीं हो पाएगा। चलो, टू रजिस्टर सेल ऑन एप्लीकेशन register such person or association of person are as a company under the section। भाई कंपनी से तभी हो पाएगा, रजिस्टर हो पाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन होगा। और जिस तरह से आप रजिस्टर आप लिख देते हैं एप्लीकेशन, वैसे यहाँ भी देंगे आप। और ऑन रजिस्ट्रेशन द कंपनी शैल एंजॉय द प्रिविलेज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। तो एक बार रजिस्टर हो गए हैं आप, जस्ट लाइक क्या बन गया आप? लिमिटेड लायबिलिटी मिल गई है। तो लिमिटेड का वर्ड का जो फायदा उठाते हैं लोग, लायबिलिटी जिसकी लिमिटेड होती है वो भी एंजॉय करेगा, जैसा लिमिटेड कंपनी भी बन चुका है। ठीक है, अब आ रहा है रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। मतलब लाइसेंस क्या करना? रिवोक करना, मतलब वापस देना, रद्द करना, खत्म करना, ब्रेक कैंसिल कर देना। भाई जो उद्देश्य था, एक बार तो आप लाइसेंस अगर ले लिए, उसके बाद जो मन में है वो करेंगे आप? बोलिए, ऐसा होता नहीं है कि आप जो मन में है वो करेंगे आप, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर बाद में कभी लगा गवर्नमेंट को कि गड़बड़ है तो क्या कर देगा? लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बाई ऑर्डर फिर आ गया, पावर किसको दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर दिया गया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाई ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस ऑफ द कंपनी वेयर द कंपनी कंट्रावेंस। यानी कंपनी क्या करती है? कंट्रावेंस कर रही, मतलब कोई रूल ब्रेक कर रही है, लॉ नियम तोड़ रही है, कंट्रावेंशन हो रहा है, ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट वापस से ऑर्डर पास कर देगा, भैया लाइसेंस का छीन लो। Any of the requirements of the condition of the section subject to the which a license is issued, जिससे इशू किया गया था वो काम नहीं कर रहे हैं, अभी लाइसेंस पास गलत काम कर रहे हैं, तुरंत क्या कर देगा? ऑर्डर पास करेगा, वापस लाइसेंस कैंसिल। और वेयर द अफेयर ऑफ द कंपनी कंडक्ट फ्रॉडुलेंटली, कोई फ्रॉड कर रहा है कंपनी और कोई वायलेट किया हुआ है किसी ऑब्जेक्ट का, बात वही हो गई कि आप अवॉइड कर रहे हैं, कोई फ्रॉड कर रहे हैं, कोई कंट्रावेंशन कर रहे हैं, कोई गलत काम कर दिए हैं, तो क्या हो जाएगा? तुरंत, जो कि पब्लिक के हित में नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, पब्लिक हित के खिलाफ कर रहे हैं, तो उस ऐसे केस में क्या हो जाएगा? आप रजिस्टर ऑफ सेल पुट द लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड अगेंस्ट द कंपनी नेम and the register, but before such revocation the central government must give a written notice to its intention to revoke the license of possibility of being heard to the matter। देखो इसकी लाइन का मतलब यहाँ पर है कि अगर आपको किसी कंपनी का किसी का के साथ कोई एक्शन लेना होता है तो ऐसे नहीं बस छीन लेंगे उसको, उसको रिवोक करने से पहले उस कंपनी को आप नोटिस देंगे, उसको रीजन बताएंगे, ठीक है ना? भाई देखो तुम्हारा क्या लाइसेंस जो हम रिवोक करने जा रहे हैं, कैंसिल करने जा रहे हैं, क्योंकि तुमने तुम्हारे खिलाफ ये शिकायतें आई हैं, ये तुम्हारी चीजें सामने आई, फ्रॉड कंट्रावेंशन तुम्हारे सामने आया हुआ है, इसलिए हम कैंसिल करने जा रहे हैं। और लास्ट टाइम लिखा हुआ है ना ये वाला, देखो एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ टू बी हर्ड, इसका मतलब क्या होता है? इसको जाओ, इसको लिख लो, आप हिंदी में लिखा है ना, एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ टू बी हर्ड, इसमें लिखो सुनवाई का एक मौका, लिख लो यहाँ पर सुनवाई का, ये लाइन बार बार आएगी,
लॉ की लैंग्वेज है, ये बार बार परेशान करेगा आपको। इसका मतलब लिख लो, अपॉर्चुनिटी ऑफ टू बी हर्ड मतलब होता है सुनवाई का एक मौका, क्योंकि किसी भी आदमी के खिलाफ एक सुनवाई का मौका दिया जाता है। अगर किसी भी पर्सन को भले क्यों गिल्टी क्यों ना हो, उसको अगर फांसी की सजा सुनाई जाती है तो जज साहब भी क्या करते हैं, फांसी की सजा देने से पहले एक बार उसको अपने पक्ष में बोलने का मौका दिया जाता है। भाई तुम कुछ कहना चाहते हो, तुम्हारे पक्ष में तुम एक सुनवाई का मौका दे रहे हैं, फिर तुम चाहो, हो सकता है तुम चाह कुछ बोलना अगर तो बोल लो, अपनी बात को रख लो कि किस पर्पस हुआ है, हो सकता है तुम सही हो जाए। इसलिए हर एक आदमी को कोई फैसला सुनाने से पहले एक क्या दिया जाता है, सुनवाई का एक मौका दिया जाता है। तो उसको नोटिस दिया जाएगा कि आपके खिलाफ ये कंट्रावेंशंस आए हैं, अब आप इसको अप्लाई कर, जो आपने किया है आइए सुनवाई कर लीजिए आप इसका, अब आप इसके पक्ष में कुछ बोलना चाहते हैं मतलब अपनी जवाब दीजिए हमको। अगर वो जवाब देगा, मैंने सुनवाई का मौका उसको दिया गया, डायरेक्टली थोड़ी लाइसेंस काट देंगे उसका, वो पूछना लगेगा आप क्यों काटे, क्या वजह थी, वजह पूछेगा। इसलिए एक मौका सुनवाई का अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाता है। जब आपको एक कॉल नोटिस जाएगी आपके पास, उसमें कहा जाएगा भाई अपना फलाने से प्रॉब्लम है, ये सब आपने कंट्रीब्यूशन किया है, इसके बाद के लिए अब आप आइए प्रूफ करिए इसको, क्या बोलना चाहते हैं इसके अगेंस्ट आप। तो आप जवाब तैयार करेंगे इसका। अगर आपका जवाब माकूल था, सही जवाब दिया आपने, ठीक है आप लाइसेंस नहीं जाएगा, बच जाएगा। लेकिन आपने जवाब जो दिया वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, आपकी फ्रॉड साबित हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, लाइसेंस खत्म हो जाएगा। तो बाद में आप ये नहीं कहेंगे ना कि इनको आपने सुनवाई का मौका नहीं दिया, इसको बोलते हैं वार्निंग। बिना वार्निंग के कोई काम किया जाता है क्या? सबको एक सुनवाई का, भले कोई गलत क्यों ना हो, एक बार नोटिस दी जाती है, सुनवाई का मौका दिया था, उसके बाद क्या कहता है, एक्शन लिया जाता है। ठीक है ना, ये बात लाइन नोट किया है ना। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हर जगह मिलेगा आपको, लॉ में हमेशा नियम दिया गया है, ये लॉ ऑफ है कि अगर आप कोई आदमी कोई भले ही वो गिल्टी क्यों ना हो, अगर आप उसको सुनवाई का एक मौका नहीं देंगे और सीधे फैसला उसके अगेंस्ट पास कर देंगे, वो बाद में केस कर देगा, भाई हमको बोलने को दिया ही नहीं गया, हमसे कुछ पूछा ही नहीं गया, सीधे फैसला कर दिया गया। भाई हम भी कुछ बोलते हैं ना अपने बचाव पक्ष में, तो हर आदमी को अपने बचाव पक्ष में सुनने बोलने के लिए एक मौका दिया जाता है। अब रही बात वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, तो बाद फैसला हो जाएगा। अगर वो सही बोल रहा है तो बच जाएगा, और जो बोल रहा है उसकी बात साबित नहीं हो पा रही है तो गलत है, तो फैसला भी हो जाएगा। लेकिन एक मौका सबको जरूर दिया जाता है, ये बात जान लो, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। कोई दिक्कत समझ में आ गया? तो जिसका भी लाइसेंस लेना रहेगा गवर्नमेंट को, वो कोई गलती किया रहेगा, एक नोटिस भेजेगा उसको, सुनवाई का एक मौका देगा उसको, उसके बाद वो अगर अप्लाई कर लिया, जब आप सही पूरा कंप्लायंस कर दिया ठीक ठीक, अदरवाइज अब उसका लाइसेंस काट दिया जाएगा। एक आया किसी को नहीं काटेंगे आप, बताएंगे रीजन और उसको बोलने का मौका देंगे आप। हम कई बार बोल चुके हैं, बात समझ में आ गई है? बोलो स्टार, अनामिका, ईशा, क्लियर हो गई बात? जब लॉ लैंग्वेज है स्टार्टिंग बता दिया हमने, बार बार ये वर्ड आएगा तो आप ध्यान रखिएगा। ये हमने क्लियर कर दिया आपको, अब तो भूलेंगे नहीं आप लोग क्या होता है। हमारा ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, वेयर लाइसेंस इज रिवोक्ड there the central government may in the public interest order that the company registered under the section should be amalgamated with other company registered under this section having similar object from a single company with the such constitutional properties, power, rights, interest, authorities, privileges and the such liabilities, duties and the obligation as may be specified in the order or the company be bound up। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पास ये पावर है, लाइसेंस रिवोक करेगा तो कहेगा भैया आप क्या करिए, जैसे कि आप ही जैसे सेक्शन 8 वाले और भी कंपनियां हैं तो आपको उसमें अमलगमेंट हो जाइए, मतलब मर्ज हो जाइए, उसमें आप मर्ज हो जाइए। वो ऑर्डर पास कर सकता है कि आप लाइसेंस रद्द करते हैं हम, लेकिन आपके साथ साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। अगर किसी जो संस्था काम कर रही थी उसे बहुत सारी पब्लिक भी जुड़ी रहती है उसमें, इसका एकाएक बंद कर देंगे तो हो सकता है इसका नुकसान पब्लिक पहुंच जाए, इसलिए उसको बंद के बजाय वो कहता है भैया आप तो बंद करते हैं, आप क्या हो जाइए दूसरे कंपनी में जाकर मर्ज हो जाइए, उसको मर्ज करवा देगा। या फिर अगर मर्ज नहीं कर सकता है, अगर सब रास्ता नहीं बचता है तो लास्ट ऑप्शन बचता है उसको क्या कर दे, बाउंड अप, मतलब बंद कर देगा। मतलब पहले कोशिश की जाती है कि पब्लिक के हित में रहे और नुकसान ना हो तो किसी में उसको मर्ज किया जाए,